यस गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए बेटा, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से पहुंच पा रही है। यस दीक्षा, गुड इवनिंग। हर्ष, गुड इवनिंग। यस अजय, गुड इवनिंग। हाँ यस अजय, मैं PS4 खेल रहा था। मतलब मैं खेल नहीं रहा था, मैं स्ट्रगल कर रहा था। मतलब मुझे बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे। यस, वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 5 Mbps इज ओके। बहुत सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ बेटा। दीक्षा, सिंपल सा फंडा ये है कि अगर तुम्हारे लैपटॉप में अगर YouTube वीडियोस चलते हैं, YouTube अगर चलता है तो क्लासेस चल जाएंगी। ठीक है, लाइव देख सकते हो। यस कार्तिक, गुड इवनिंग। वर्णन, गुड इवनिंग। करण, गुड इवनिंग। नहीं करण, अब ये जो है पूरा जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रहा था, ये किनेशियन थियरी तक ही रहेगा। और किनेशियन थियरी के बाद में अब आगे की जो क्लासेस हैं वो ऐप पर होंगी। ठीक है। यस बिल्कुल, हर्ष ने बता दिया है। ओके, अच्छा जी, अब मुझे जल्दी से बता दो, आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है? एवरीथिंग इज ओके? अगर सब कुछ ओके है तो फिर मैं जल्दी से अब आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं। यस, अब मैं जल्दी से आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं डिस्कशन। ठीक है, चलिए जी। हाँ जी, दीक्षा का जवाब आ गया है। ओके, चलो आइए बेटा, अब मेरे साथ में हेडिंग डाल दीजिए और आज अपन लोग शुरू करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, 4 सेक्टर मॉडल। और बेटा ये जो 4 सेक्टर मॉडल है ना, यही हमारी रियल लाइफ को डिनोट करता है। ये जो 4 सेक्टर मॉडल है, यही हमारी रियल लाइफ को डिनोट करता है। और मैं आपको बता दूं कि कीन्स ने ये जो 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल हमें एक्सप्लेन किया था। यस, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल जो है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी की पूरी अपलोडेड है। बेटा अब मैं इधर चैट पे थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं दूंगा। अब मैं पहले अपनी बात को पूरा समझाने में दिमाग लगाऊंगा, इसलिए चैट को अब थोड़ी देर के लिए रोक दो। ठीक है, चलो। अब बेटा यहां पर पॉइंट ये आता है कि जो कीन्स ने 2 सेक्टर मॉडल हमें दिया था और जो 4 सेक्टर मॉडल कीन्स ने अपने को दिया था, वो सिर्फ इस 4 सेक्टर मॉडल को समझने के लिए उसने स्टेप बाय स्टेप हमें लेकर के जा रहा था। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि रियल लाइफ के अंदर 4 सेक्टर मॉडल ही चलता है। रियल लाइफ में 4 सेक्टर मॉडल ही होता है। जो 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल अपन ने पढ़े, वो दोनों के दोनों जो है वो सिर्फ इसे समझने की सीढ़ी थी, वो रियल लाइफ में प्रिवेल नहीं करता। अब जल्दी से मुझे बताओ कि 4 सेक्टर मॉडल में ये जो 4 सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये 4 सेक्टर कौन से हैं? ये 4 सेक्टर है दोस्तों। सबसे पहला बिजनेस सेक्टर, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, ये हमें पता है, और चौथा है फॉरेन सेक्टर, जिसे हम लोग रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। मतलब हमारे देश के अलावा अब दुनिया में जितने भी देश है वो हमारे लिए फॉरेन सेक्टर है, वो हमारे लिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। और बेटा ये चौथा सेक्टर अगर मैं कंसिडर करता हूं तो उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं 4 सेक्टर मॉडल। आपको पता है दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो आज क्लोज्ड इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने अपने दरवाजे फॉरेन सेक्टर के लिए बंद कर रखे हैं। ऐसे नाम मात्र के देश हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया के सारे देश 4 सेक्टर मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रियल लाइफ में हमें ज्यादा देखने को क्या मिलेगा? 4 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो चलो मेरे साथ में लिखना शुरू करेंगे। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, इन 4 सेक्टर मॉडल we will cover an economy consisting of four sectors which are as under. 4 sectors which are as under.
डैश डालिए और डैश डाल के बेटा आप लोग लिखें ए बिजनेस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, बी हाउसहोल्ड सेक्टर, हाउसहोल्ड सेक्टर, सी गवर्नमेंट सेक्टर, सी गवर्नमेंट सेक्टर एंड डी फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के आगे ब्रैकेट में लिख दो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। सेकंड, in 4 sector model the money flow will be as under। 4 सेक्टर मॉडल में मनी फ्लो जो है वो इस प्रकार होगा। अब मेरी बात को सुनना, अब 4 सेक्टर मॉडल में ये जो मैं मनी फ्लो आपको सिखाऊंगा, मतलब पैसा कहां कैसे सर्कुलेट करता है, वो मैं आपके साथ में यहां पे डिस्कस करूंगा। और मेजरली यहां पर जो हमने कल बनाया था उसी का रिवीजन होगा। ठीक है, तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब यहां पे कल जो मैंने सर्कुलर फ्लो बनाया था उसका पूरा का पूरा रिवीजन यहां पर होगा। बस यहां पर अब फॉरेन सेक्टर जो है वो और ऐड हो जाएगा, लेकिन जो कल हमने पढ़ा था वो पूरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो कल वाला जो हमने चार्ट बनाया था उसका पूरा रिवीजन यहां पर होने वाला है, इसलिए मैं तुमसे पूछूंगा और तुम मुझे यहां पर बताओगे। ठीक है, चलो तो अब मैं यहां पे जरा चार्ट बनाने की तैयारी कर लूं। ये मैंने यहां पर बना दिया है। ये तो हो गया भाई मेरा बिजनेस सेक्टर, ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और ये हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। और बेटा इसके अलावा यहां पर मैंने बना दिया है, ये हो गया हमारा फॉरेन सेक्टर। तो देखो मैंने चारों सेक्टर्स के लिए क्या बना दिए, स्क्वायर बना दिए। ठीक है, अब आपको मालूम है कुछ मार्केट्स भी होते हैं, हाँ जी कुछ मार्केट्स भी होते हैं। अब कुछ मार्केट्स होते हैं तो हम लोग मार्केट के लिए बना देंगे सर्कल्स। ये लीजिए, तो मार्केट के लिए मैंने बना दिया सर्कल्स। लो भाई, अब जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन से मार्केट होते हैं। भाई मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, एक तो होता है प्रोडक्ट मार्केट, एक तो होता है प्रोडक्ट मार्केट, दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट, सही बात है, और तीसरा होता है बेटा फैक्टर मार्केट, तीसरा होता है फैक्टर मार्केट। ठीक है, अब भाई सुंदर तो नहीं बन रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग काम चला लोगे। ठीक है, तो ये लो, ये हो गया अपना ये हो गया अपना बिजनेस सेक्टर, ये हो गया अपना गवर्नमेंट सेक्टर, ये हो गया अपना हाउस होल्ड सेक्टर, और बेटा ये हो गया हमारा फॉरेन सेक्टर। और आप लोग जानते हैं बेटा अपन फॉरेन सेक्टर को एक और नाम से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बाकी की दुनिया। तो फॉरेन सेक्टर बोलो या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोलो, दोनों एक ही बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले कल का रिवीजन देख लेते हैं। खैर ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट, मतलब अपना बैंकिंग सिस्टम, और ये हो गया फैक्टर मार्केट,
अब ध्यान से देखो, आराम से समझेंगे। सबसे पहली बात अपन करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में हिसाब किताब निपटा लेते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को कुछ देगा, गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ लेगा, गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ देगी और हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ लेगी। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस देगी और गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेस सेक्टर को सब्सिडी देगी? उसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स देगा और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स देगी, टीपी। आप लोग चाहें तो पूरा डिटेल में लिख लेना, ट्रांसफर पेमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया टीपी। अच्छा, इसके बाद में अब जरा सोच के बताऊं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ऑब्वियस ही बात है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? बाजार से सामान खरीदेगा। और आप मुझे बताइए, जो सामान खरीदा जा रहा है, क्या हम इसे बोल दें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? क्या हम लोग इसे बोल दें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? सही बात है। अच्छा, और बेटा ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पैसा है, क्या ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पैसा इधर बिजनेस सेक्टर के पास पहुंच जाएगा? तो ये पैसा बिजनेस सेक्टर के पास पहुंचेगा तो क्या हम इसे ऐसे लिख दें, प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज? जो गुड्स एंड सर्विसेज ये बेच रहा है, ये उसके लिए प्राइसेस हैं। यस, है ना? अच्छा, इसके अलावा बेटा ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस भी अपने लिए प्रोडक्ट मार्केट से कुछ प्रोडक्ट परचेज करता है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि बिजनेस प्रोडक्ट मार्केट से अपने लिए कुछ गुड्स परचेज करेगा, उन गुड्स को क्या बोलते हैं? यस, जल्दी बताओ बेटा। जो बिजनेस सेक्टर है वो बिजनेस सेक्टर भी प्रोडक्ट मार्केट से अपने लिए कुछ सामान खरीदता है। जल्दी से मुझे बताओ वो कौन सा सामान खरीदता है? वर्णन का जवाब आया है सबसे पहले और वर्णन ने बोला है सर बिजनेस सेक्टर मार्केट से इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीद के लाता है। अब ऑब्वियस ही बात है, जो बिजनेस सेक्टर है वो मशीनें भी खरीदेगा, फर्नीचर भी खरीदेगा, बिल्डिंग भी खरीदेगा, तो इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीद रहा है। लिख दो भाई, तो बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीदेगा प्रोडक्ट मार्केट से। ठीक है, क्लियर बात? अच्छा बताओ, क्या गवर्नमेंट जो है वो भी प्रोडक्ट मार्केट से माल खरीदती है? बेटा जल्दी से बच्चों बताओ, क्या गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी प्रोडक्ट मार्केट से गुड्स परचेज करता है? बिल्कुल करता है, गुड्स एंड सर्विस दोनों परचेज करता है। ठीक है, हाँ जी, तो लिखो ये आ गया गवर्नमेंट परचेजेस। तो गवर्नमेंट परचेजेस का पैसा भी मार्केट में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ आगे सुनो। अब बेटा ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स करेगा और वो सेविंग का पैसा बैंक में जमा कराएगा और बैंक ये सारा का सारा पैसा लोन के रूप में दे देगा किसको? बिजनेस सेक्टर को, जिसे बिजनेस सेक्टर काम में लेगा इन्वेस्टमेंट गुड्स परचेज करने के। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो पैसा सेव करेगा और पैसा सेव करके वो बैंक्स में जमा कराएगा और बैंक ये पैसा बिजनेस सेक्टर को लोन के रूप में दे देगा। और बेटा बिजनेस सेक्टर जो है वो इस पैसे से क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट गुड्स को खरीदेगा। ठीक है सर, ये तो हमें याद था पूरा। अच्छा ये बताओ, जो बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर जो है वो फैक्टर मार्केट में क्या पे करेगा? जल्दी से बताओ। जो बिजनेस सेक्टर है जो बिजनेस सेक्टर है वो फैक्टर मार्केट से फैक्टर सर्विसेज लेगा। और बेटा अगर वो फैक्टर मार्केट से फैक्टर सर्विसेज लेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बदले उसे क्या देना पड़ेगा? उसके बदले उसे देना पड़ेगा फैक्टर पेमेंट। क्या देना पड़ेगा भाई? फैक्टर पेमेंट। और बेटा ये जो फैक्टर पेमेंट है
ये फैक्टर पेमेंट अल्टीमेटली पहुंचेगा किसके पास, ये पैसा आएगा किसके पास फैक्टर पेमेंट का, हाउस होल्ड सेक्टर के पास में। और बेटा ये सारा का सारा पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो बेटा ये जितना भी फैक्टर पेमेंट था, ये पूरा का पूरा फैक्टर पेमेंट किसको मिला, हाउस होल्ड सेक्टर को। फैक्टर पेमेंट किसको मिला, हाउस होल्ड सेक्टर को। अब ईमानदारी वाली बात यह है कि ये जितना भी चार्ट मैंने यहां पे बनाया, ये चार्ट हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे। ये वाला चार्ट हमने कल भी बनाया था, ठीक है। तो ये वाला चार्ट तो हमने 3 सेक्टर मॉडल में ऑलरेडी बना रखा है। लेकिन भाई अब यहां पे इस चार्ट में थोड़ा सा गेम चेंज होगा और अब मैं फॉरेन सेक्टर को इन्वॉल्व करूंगा। अब मेरी बात को सोच के जवाब देना। ये बताओ कि अगर भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इंपोर्ट करता है तो भारत का पैसा भारत के बाहर जा रहा है या भारत के अंदर आ रहा है, जल्दी से सोच के जवाब दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फैक्टर रिसीट हो गई बेटा। ये जो है ये फैक्टर पेमेंट बोल दो, फैक्टर रिसीट बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आ रहा तो मैं फैक्टर रिसीट कर देता हूं। कुल मिलाकर ये समझाने वाली बात है कि पैसा आ रहा है, ठीक है, ओके, आई गेस इट्स फाइन नाउ। अब मेरी बात बताओ बच्चों, बाहर जा रहा है, लीकेज, यस यार, लीकेज शब्द का लीकेज वर्ड यूज किया हर्ष, मुझे मजा आ गया यार। हाँ, तो यहां पर हर्ष ने बोला सर पैसा जब हम इंपोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा। कार्तिक भी बोल रहा है बाहर जाएगा, हर्ष बोल रहा है सर लीकेज होगा, वर्णन बोल रहा है बाहर जाएगा, आकर्ष भी बोल रहा है सर देश का पैसा बाहर चला जाएगा। और देश का पैसा बाहर जाना क्या है, लीकेज, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का पैसा दूसरे किसी देश की इकोनॉमी के अंदर जाकर के फीड हो रहा है। और बेटा ये जो है ये लीकेज है। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर मैंने इंपोर्ट किया तो मेरे बच्चों, अगर मैंने इंपोर्ट किया तो क्या इंपोर्ट करने पर हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा क्या भारत के बाहर चला जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर किसी भी भारतीय व्यक्ति ने अगर इंपोर्ट किया तो क्या इंपोर्ट करने पर हिंदुस्तानी आदमी का पैसा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में चला जाएगा, यस बिल्कुल। लेकिन उसी तरीके से अगर किसी बाहर वाले व्यक्ति ने भारत से माल खरीदा, इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमने एक्सपोर्ट किया, अगर हमने माल एक्सपोर्ट किया तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पैसा हमारी इकोनॉमी में आएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने माल एक्सपोर्ट किया तो हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा। तो बेटा अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने पर विदेश का पैसा भारत की इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको यह वाली बात समझ में आएगी कि एक्सपोर्ट इज एन इंजेक्शन एंड इंपोर्ट इज अ लीकेज। यस, हर्ष ने जवाब दिया, हर्ष ने पहले लिख दिया सर इंजेक्शन होगा। यस, अब ध्यान से समझो, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो दुनिया का पैसा भारत की इकोनॉमी में आएगा, ये इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करोगे तो भारत का पैसा भारत के बाहर किसी दूसरे देश के पास चला जाएगा और हमारा पैसा इकोनॉमी से बाहर जा रहा है। तो बेटा ये क्या है, लीकेज। तो याद रखना, इंपोर्ट इज अ लीकेज और एक्सपोर्ट इज एन इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताना, अब यहां पर मुझे ये वाली बात अब आपको समझानी है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और प्लीज मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से सुने, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दिस पॉइंट? एक बात मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या हिंदुस्तानी आदमी किसी विदेशी कंपनी में पैसा लगा सकता है? सोच के जवाब दो। बात बताओ, मेरे पास बहुत पैसा है, आप मुझे बताइए कि क्या मैं किसी अमेरिकन कंपनी के शेयर खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं? सोच के जवाब दो। यस, खरीद सकते हैं। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने किसी अमेरिकन कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिकन कंपनी से मुझे हर साल डिविडेंड मिलेगा, मुझे हर साल डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है बेटा बात? जल्दी से सोच के बताओ, हां या ना।
अगर हिंदुस्तानियों ने विदेशी कंपनी में पैसा लगा रखा है तो उस विदेशी कंपनी से हर साल अपने को डिविडेंड का पैसा मिलेगा। बोलो जी बोलो, हां या ना। हर्ष का जवाब आ गया है हां। अच्छा एक बात मैं बताता हूं, सोच के देखो, टाटा मोटर्स ने जैगवार जो है उसे परचेज कर लिया। अब टाटा मोटर्स ने जैगवार को परचेज कर लिया, तो आप मुझे बताइए जैगवार कंपनी जितना भी डिविडेंड बांटेगी वो डिविडेंड का पैसा टाटा मोटर्स को मिलेगा, मतलब वो डिविडेंड का पैसा भारत के अंदर आएगा। बोलो हां या ना, भारत के अंदर आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, आएगा या नहीं आएगा? बोलो हां या ना। आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा सर, भारत के बाहर से पैसा आएगा, अंग्रेजों का पैसा लूटना है। अच्छा जी, आएगा। अब उल्टा सोचो कि अगर किसी इंडियन कंपनी के शेयर किसी विदेशी ने खरीद रखे, मतलब किसी इंडियन कंपनी के शेयर अगर किसी विदेशी ने खरीद रखे, जैसे आप लोगों को मालूम है पेटीएम के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, तो आप मुझे बताओ पेटीएम के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट है, तो पेटीएम जितना भी डिविडेंड बांटेगा वो कहां जाएगा? चाइना के अंदर जाएगा। इसका मतलब हमारे देश का पैसा चाइना के अंदर जाएगा। बोलो हां या ना, जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो ना, बोलो ना, प्लीज बोलो ना बेटा, बोलो ना, जल्दी से बोलो कि पैसा जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ जी, यस। दीक्षा बोल रही है बिल्कुल जाएगा, वर्णन बोल रही है बिल्कुल जाएगा, और हर्ष भी बोल रहा है यस सर, फिर तो कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगी। यस, हमारी कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगी, बहुत सही बात है। आकर्ष भी बोल रहा है बिल्कुल होगी सर। अब यहां पे अपन मान लेते हैं कि हमारे पास जो पैसा आया वो ज्यादा है और जो गया वो कम है। आया वो ज्यादा है, गया वो कम है। तो आप मुझे बताइए नेट पैसा आया, और बेटा नेट पैसा अगर आ रहा है तो क्या वो इंजेक्शन है? सोच के बताऊं, नेट पैसा अगर आ रहा है तो क्या वो इंजेक्शन है? यस, वो इंजेक्शन है। तो ये लीजिए बेटा, फॉरेन सेक्टर से हमारे देश के अंदर नेट पैसा आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है वो जो नेट पैसा आ रहा है वो किसके पास आ रहा है भाई? वो इंडियंस के पास ही तो आ रहा है, और वो पैसा इन्वेस्टमेंट का पैसा हिंदुस्तानियों का है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा पहुंचेगा भी कहां पे? हिंदुस्तानियों के पास। बेटा समझ गए? ये देखो फॉरेन सेक्टर से पैसा आ रहा है, इसे बोलेंगे नेट कैपिटल इनफ्लो। इसे मैंने क्या लिखा? नेट कैपिटल इनफ्लो। तो फॉरेन सेक्टर में पैसा जा भी रहा है, पैसा आ भी रहा है। मैंने मान लिया कि हमारा नेट पैसा आ रहा है, तो मैंने यहां पे लिख दिया नेट कैपिटल इनफ्लो। और देखो ये नेट कैपिटल इनफ्लो का जो पैसा है ये कहां आ रहा है? ये आ रहा है बेटा हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के पास। बेटा आपको दोबारा याद दिला देता हूं, हमारी इस चैप्टर में अजम्पशन है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है जो कैपिटल है वो भी कौन ओन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है जो कैपिटल पे डिविडेंड की आमदनी होगी वो भी किसे मिलेगी? हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? अब देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नेट कैपिटल इनफ्लो का जो पैसा है वो नेट कैपिटल इनफ्लो का पैसा मैंने यहां पे ले लिया। ठीक है, यस। मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्नो, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से मुझे बताओ। जो चार्ट मैंने बनाया था कल वाला ही चार्ट है, सिर्फ आज फॉरेन सेक्टर इसमें जुड़ गया, और क्योंकि फॉरेन सेक्टर जुड़ा तो एक्सपोर्ट करने पर हमारी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है और इंपोर्ट करने पर हमारी इकोनॉमी का पैसा बाहर जा रहा है। उसी तरीके से हमने विदेशी कंपनियों में पैसा लगा रखा है और विदेशियों ने भारतीय कंपनियों में पैसा लगा रखा है, तो डिविडेंड का लेन देन भी हो रहा है। और नेट पैसा अगर आ रहा है तो बेटा उसे हमने बोल दिया नेट कैपिटल इनफ्लो, और नेट कैपिटल इनफ्लो को मैंने यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर के पास में पहुंचा दिया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आप इसे फैक्टर मार्केट के थ्रू क्यों लेके आए? क्योंकि बेटा कैपिटल इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
बेटा कैपिटल जो है वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और आप लोग को मालूम है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। इसलिए बेटा मैं ये डिविडेंड की नेट जो मेरे पास आमदनी आई है, इसे पहले मैं फैक्टर मार्केट में लेके आया, क्योंकि कैपिटल इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये पैसा पूरा का पूरा मैंने किसको पहुंचा दिया? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो आई होप कि इसमें मैंने जो ऐड किया वो तो तीन ही चीज ऐड किया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और नेट कैपिटल इनफ्लो, बाकी तो कल वाली चीज है सारी। यस, वर्णन का जवाब यहां पर मेरे पास आ गया है। वर्णन ने बोल दिया सर समझ गए, एकदम मस्त वाला समझ में आ गया सर, कोई चिंता की बात नहीं है, आप बिना किसी चिंता फिक्र के आगे चल सकते हो। दीक्षा ने भी बोल दिया ऑल क्लियर सर, आकर्ष ने भी बोल दिया यस सर, सबको बात समझ में आ गई है। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये चार्ट कोई भी काम में आने वाला नहीं है। सर क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं? यार देखो, एग्जाम में पूछने को तो इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है। इंस्टीट्यूट जो है ना, ये भांग खा के बोराया हुआ व्यक्ति है, ये भांग खा के बोराया रहता है भाई साहब। मॉड्यूल के अंदर अगर कहीं पर भी एक लाइन लिखी हुई है, इंस्टीट्यूट उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि सर सर्कुलर फ्लो बनाने का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है, लेकिन अगर सर्कुलर फ्लो बनाने का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि इस चार्ट में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, यस, हाँ जी, मुझे लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसा कुछ बोल रहा हूं और इंस्टीट्यूट वाले मेरे ऊपर केस कर देंगे, मुझे शो कॉज नोटिस भेजेंगे कि आपने इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसा कहा, बताइए क्यों ना आपकी डिग्री वापस ले ली जाए। मैं बोलूंगा मोस्ट वेलकम, मेरे काम भी नहीं आ रही। ठीक है, चलो आ जाओ। अब दोस्तों, अब मेरे साथ में आ जाओ आगे, पॉइंट नंबर 2। दोस्तों अब मेरी बात को सुनो। अब मैं वापस वही सारी बातें रिपीट करूंगा जो इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने पहले भी समझा रखी हैं, इसलिए आप मेरी बात को फटाफट से सुन लेना। ठीक है, वही सारी सेम बातें हैं, पर क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ना, लिखें इनकम इक्विलिब्रियम, income equilibrium in four sector economy, will be in the following situations. सबसे पहली बात, हाँ जी मेरे बच्चों, सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन, या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों बराबर होंगे। और ध्यान रखना, सप्लाई का मतलब होता है प्रोडक्शन। और एक बात ध्यान रखना, जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही फैक्टर पेमेंट है, उतनी ही नेशनल इनकम है। इसलिए ध्यान रखना, एग्रीगेट सप्लाई बोलो, प्रोडक्शन बोलो या नेशनल इनकम बोलो, तीनों एक ही बात है। ठीक है, ये वाली बात मैं पहले भी समझा चुका। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब क्वेश्चन आता है सर ये बताओ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो डिमांड कितनी होगी। मैंने बोला सोच के देखना, जितना माल आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है उतने माल की डिमांड है बाजार में, उतना माल बिक रहा है। प्लस बिजनेस सेक्टर जितना इन्वेस्टमेंट गुड्स मांग रहा है, ऑब्वियस ही बात है वो भी मार्केट में डिमांड चल रही है, वो भी माल बाजार में बिक रहा है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा ये बताओ, गवर्नमेंट सेक्टर भी बाजार से माल ले रहा है, तो जितना माल गवर्नमेंट सेक्टर बाजार से ले रहा है वो वाला माल भी, गवर्नमेंट सेक्टर जो माल बाजार से ले रहा है वो माल भी बाजार में बिक रहा है, मतलब दैट इज पार्ट ऑफ डिमांड। अब सुनो, प्लस जितना माल फॉरेन सेक्टर भारत से खरीद रहा है, मतलब जितना माल भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या वो भी भारत में बिकने वाला माल है, क्या वो भी भारतीय माल की डिमांड है? हाँ कि ना? सही बात है। लेकिन बेटा जितना माल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो माल है जो भारत में कंज्यूम हो रहा है लेकिन भारत में बन नहीं रहा, तो बेटा वो इंपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एम से, और वो मैंने यहां पर क्या कर दिया,
माइनस। आप मुझे बताइए क्या भारत में एग्रीगेट डिमांड 4 सेक्टर इकोनॉमी में इतनी ही होनी चाहिए? आराम से सोच के मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? एक बात मुझे बताओ, भारतीय मार्केट के अंदर माल की डिमांड कितनी होगी? इंडियन मार्केट के अंदर माल की डिमांड क्या होगी? हाउस होल्ड सेक्टर जो माल खरीद रहा है वो, जो बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीद रहा है वो, जो गवर्नमेंट सेक्टर माल खरीद रहा है वो, जो दुनिया हमसे माल खरीद रही है वो, ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा वो माल है जो भारतीय मार्केट में मांगा जा रहा है। लेकिन इसमें से इंपोर्ट को हटा दो, क्योंकि ये माल मांगा जा रहा है, लेकिन ये माल आ कहां से रहा है? भारत के बाहर से आ रहा है। और भारत के बाहर से आ रहा है तो ये विदेशी मार्केट की डिमांड है, ये हमारी डिमांड नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो आप मुझे बताओ कि यहां पर ये जो मैंने लिखा एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बराबर। ये मैंने ठीक लिखा है? हाँ जी, ये मैंने ठीक लिखा है? यस यस यस, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब सुनो, अब ये बताओ कि भारत में एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके बराबर है? प्रोडक्शन के बराबर। और प्रोडक्शन किसके बराबर है? फैक्टर पेमेंट के बराबर। और फैक्टर पेमेंट किसके बराबर है? नेशनल इनकम के बराबर। आप तो जानते हो जितना माल भारत में बना है वही भारत की नेशनल इनकम है। सही बात है? अब सुनो, अब दिमाग लगाना, आम आदमी के पास में इस साल जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका सारा पैसा किसको मिला? हाउस होल्ड सेक्टर को। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने उस पैसे से क्या किया होगा? कंजम्पशन किया होगा, सेविंग की होगी, टैक्स दिया होगा। सेविंग की होगी, टैक्स दिया होगा। बोलो हां या ना? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। टैक्स दिया होगा, बोलो हां या ना? सही बात है। अब इसके अलावा यहां पे आप मुझे जल्दी से बताओ, कंजम्पशन किया, सेविंग किया, टैक्स दिया। आप मुझे बताइए यही पैसा फैक्टर इनकम है? यही पैसा फैक्टर इनकम है? हां कि ना? यस, हां। अच्छा, तो बेटा ये जो है आपकी, यही आपकी नेशनल इनकम है, यही आपकी नेशनल इनकम है। और बेटा जहां पे आपकी नेशनल इनकम, जहां पे आपकी सप्लाई आपकी डिमांड के बराबर हो गई, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। सही बात है? अब देखो यहां पर ये जो मैंने बी पॉइंट लिखा है, यही पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व करवाएगा आपका। ये जो बी पॉइंट मैंने लिखा है, यही बी पॉइंट पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व करवाएगा। खैर, एक और बात मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर हमारा इंजेक्शन और हमारी लीकेज दोनों बराबर हो? क्या हमारा इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर हमारा इंजेक्शन और हमारी लीकेज ये दोनों बराबर हो? इंजेक्शन और लीकेज दोनों बराबर होंगी तो हमारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर रहेगी। यस, तो जरा सोचो, अब इधर ध्यान से देखना। ये बताओ, या मैं उल्टा लिख दिया, चलो मैं इसे इधर उल्टा लिख देता हूं, या चलो ठीक है वही रहने दो। अब कौन बदले, तुम काटोगे, उससे बढ़िया लिखे रहने दो। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ, आपको ऊपर दिख रहा है CST, कंजम्पशन सेविंग टैक्स। जल्दी से मुझे बताओ इस कंजम्पशन सेविंग और टैक्स में लीकेज क्या है? हमारी इकोनॉमी का पैसा बाहर कहां जा रहा है? जल्दी से बताओ, कंजम्पशन सेविंग और टैक्स तीनों में से कौन सी चीज है जो लीकेज को डिनोट करती है? सर लीकेज को डिनोट करने वाली चीज है सेविंग और टैक्स। सर सेविंग का पैसा सर्कुलेशन से बाहर हो गया, ये प्रोड्यूसर के पास वापस नहीं पहुंचा, और टैक्स का पैसा सरकार के पास पहुंच गया, ये भी पैसा प्रोड्यूसर के पास वापस नहीं पहुंचा। तो सर ये क्या है? लीकेज। ठीक है, पर अब बताओ इंजेक्शन क्या है? जो इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीदा जा रहा है, क्या ये इंजेक्शन है? यस। गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट परचेजेस कर रही है, तो जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो वापस पैसे को इनपुट कर रही है इकोनॉमी के अंदर, ये भी क्या है? इंजेक्शन।
इसके अलावा बेटा जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है, जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है, मान लो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो भी क्या है, इंजेक्शन। बेटा वो पैसा भी तो किसी दूसरे देश की इकोनॉमी से निकलकर हमारे देश की इकोनॉमी में आ रहा है, तो वो भी क्या है, इंजेक्शन। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट गुड्स, गवर्नमेंट परचेजेस और ये नेट एक्सपोर्ट, जहां पर आपका ये इंजेक्शन और आपकी लीकेज बराबर हो गई, बस वहीं पर आपका इक्विलिब्रियम होगा। आ रही है बात समझ में? यस बेटा, ये चार बातें मुझे जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है? ये दोनों एक ही बातें और ये दोनों एक ही बातें। मैं चाहता हूं आप लोग मुझे जल्दी से बताएं, आप बच्चे मेरा मार्गदर्शन करें कि सर हमें ये वाली बात समझ में आ गई है, सर हमें इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बात मुझे बताओ, देश में जितना माल, जितने रुपए का माल बना उतना ही पेमेंट हुआ हाउस होल्ड सेक्टर को, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है, हाउस होल्ड सेक्टर की जो रिसीट है, वही हमारे देश में बने हुए माल की वैल्यू है। ठीक, और उसी से मैंने यहां पे बता दिया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हूं। ठीक है, मैंने एग्रीगेट डिमांड का मतलब भी बता दिया, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी बता दिया। अच्छा, यहां पर हमारे हर्ष बाबू बोल रहे हैं कि सर डी पॉइंट जो है वो दोबारा बता दो। सुनो, आप लोग जानते हो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर तभी होती है जब इंजेक्शन और लीकेज ये दोनों बराबर हो। मतलब इकोनॉमी के अंदर पैसे का आना और इकोनॉमी से लीक होकर पैसे का जाना, ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है, तो ही अपन लोग बोलते हैं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो कि यहां पर इंजेक्शन कैसे हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर पैसा आ कहां से रहा है, इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है जब इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीदा जाएगा, जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी और जब हमारा नेट एक्सपोर्ट होगा, तब हमारे इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, इंजेक्ट होगा, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा पैसे की आवक होगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये इंजेक्शन हमारी लीकेज के बराबर होगा। और लीकेज कितनी है, जो आप सेविंग्स कर रहे हो वो लीकेज है, और जो सरकार को आपने टैक्स दिया वो आपकी लीकेज है। अब मेरी बात को सुनना, बड़ा मजेदार पॉइंट बताता हूं। वैसे बेटा आप लोग ये भी कह सकते थे कि सर एक्सपोर्ट इंजेक्शन है और इंपोर्ट जो है वो लीकेज है। आप ये भी बोल सकते थे सर एक्सपोर्ट जो है, हम जितना माल विदेश भेज रहे हैं वो विदेश का पैसा भारत में आ रहा है, वो इंजेक्शन है। लेकिन सर हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं वो पैसा भारत से निकलकर भारत के बाहर जा रहा है, तो सर भारत का पैसा भारत के बाहर जा रहा है, वो लीकेज है, तो सर आप उसे लीकेज में लिखो। मैंने बोला ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाओ, मैंने इस प्लस एम को इधर लेकर के आया तो ये बन गया माइनस एम। मैं इधर से प्लस एम को उठाकर इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एम। दैट्स इट। तो बेटा आप बिल्कुल सही बोल सकते हो, हाँ वर्णन जो नेट कैपिटल इनफ्लो है वो इंजेक्शन में इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो बेसिक डिस्कशन कर रहा है और बेसिक डिस्कशन में वो नेट कैपिटल इनफ्लो को कंसिडर नहीं कर रहा है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? बेटा एक्सपोर्ट इज एन इंजेक्शन, इंपोर्ट इज अ लीकेज, पर मैंने इंपोर्ट को लीकेज वाली साइड में लिखने की बजाय इधर माइनस में लिख लिया, तो एक ही बात है। यस, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए बेटा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाली बात समझ में आनी चाहिए, लीकेज और इंजेक्शन वाली बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो। अगर आपने थम्स अप कर दिया तो मैं आगे चलूंगा और मैं आपके साथ में आगे की बात डिस्कस करूंगा। यस, आकर्ष का जवाब आ गया, यस सर, आकर्ष का जवाब आ गया है, दीक्षा का जवाब आ गया है, वर्णन का जवाब भी आ गया, हर्ष का जवाब भी आ गया है। वर्णन, तुम्हें जो मैंने बात बताई वो वाली बात समझ में आ गई? अभी जो तुमने मुझसे पूछा था नेट कैपिटल इनफ्लो वाली बात, बेटा नेट कैपिटल इनफ्लो भी इंजेक्शन में आएगा, लेकिन उसके साथ में फिर काफी सारी कॉम्प्लिकेशन और भी है। जैसे इस साल इंडियंस ने विदेशी कंपनियों में कितना पैसा लगाया, विदेशी कंपनियों ने इंडियन कंपनीज में कितना पैसा लगाया, वो सारे पॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए उन पॉइंट्स को हमने अवॉइड किया है ताकि हमारा पूरा डिस्कशन सिंपल रहे। ठीक है, तो हमारा इंस्टीट्यूट इतना कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन आपके कोर्स में नहीं डाल रहा। ठीक है, ओके, चलो अब आ जाओ दोस्तों, मैं इक्विलिब्रियम के दो ग्राफ बनाऊंगा, एक तो ये वाला ग्राफ बनाऊंगा और एक ये वाला ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है,
चलो, इक्विलिब्रियम के लिए एक तो मैंने बना दिया ये ग्राफ, और बेटा एक मैंने बना दिया ये इंजेक्शन लीकेज वाला ग्राफ। ठीक है, चलो, अब आपको मालूम है बेटा इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो। आपको मालूम है बेटा ये जो 45 डिग्री वाली लाइन में बना रहा हूं, ये जो 45 डिग्री वाली लाइन अपन लोग बनाते हैं, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई है बेटा। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। सॉरी, मैंने कर्व गलत ले लिया, लाइन गलत ले ली। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इसके बराबर है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स प्लस गवर्नमेंट वाली परचेजेस प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, और बेटा ये दोनों जहां पर इक्वेट करेंगे, ये दोनों जहां पर इक्वेट करेंगे बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इनकम। बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? YE, इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम यहां पर होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे देखो, ये इधर मैंने कर दिया, ये इनकम है, ये हमारा कंजम्पशन एंड सप्लाई वाला साइड है। ये जो ग्राफ में बना रहा हूं, दिस इज इंजेक्शन ऑब्लिक लीकेज कर्व, इंजेक्शन ऑब्लिक लीकेज। अब बेटा ये वाला जो, ये वाली लाइन मैंने खींच दी, ये वाली जो लाइन है, दिस इज व्हाट? ये हमारा लीकेज, ये हमारा इंजेक्शन है। अब हमारा इंजेक्शन क्या है भाई साहब? हमारा इंजेक्शन है इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हमारा इंजेक्शन है। ठीक है, और हमारा बेटा ये तो हमारा इंजेक्शन है, और हमारा लीकेज क्या है? ये लीजिए बेटा, ये आ गया हमारा लीकेज, और हमारा लीकेज क्या है? लीकेज है हमारा सेविंग प्लस टैक्स, ये हमारा लीकेज है। आप कहें तो मैं शॉर्ट में लिख दूं इसे S+T। तो आप देख लीजिए बेटा, ये जो है, ये जो है, ये पॉइंट, ये हमारी इक्विलिब्रियम इनकम है। ठीक है बेटा, ये वाला ग्राफ आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। मैंने दोनों बातें समझाई, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, वहां पर हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो रहा है। और मैंने आपको ये वाला दूसरे वाले चार्ट में ये भी साबित करके बता दिया कि जहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है वहीं पर हमारा लीकेज और इंजेक्शन बराबर है। लीकेज क्या है? सेविंग्स एंड टैक्स। इंजेक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट गुड्स का खरीदा जाना, गवर्नमेंट की परचेजेस और नेट एक्सपोर्ट, ये हमारा इंजेक्शन है। तो जहां पर हमारा लीकेज और इंजेक्शन बराबर है वहीं पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी, वहीं पर हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, यस बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, ये जो चार्ट मैंने यहां पे बनाया, ये चार्ट आपको समझ में आ गया? जहां पर लीकेज और इंजेक्शन बराबर है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम है। बात खत्म। यस, हाँ जी, गॉट इट।
चलो अब आइए बेटा, अब हम लोग आते हैं, जो बात मैंने अभी अभी ऊपर आपको लिखवाई, अब मैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला पे आऊंगा, और बेटा ये जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं इसी पर पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? यस। तो भाई मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवा दिए, अब मैं आ रहा हूं तीसरे पॉइंट पर, इनकम इक्विलिब्रियम। जो इनकम इक्विलिब्रियम अपन ने ऊपर पढ़ा, इनकम इक्विलिब्रियम एंड मल्टीप्लायर फॉर्मूला। बहुत मजेदार है और आप लोगों को इसे समझने में बहुत मजा आएगा, ठीक है? चलो सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, ठीक है? एक बात मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इक्विलिब्रियम पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारी एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी? इक्विलिब्रियम पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारी एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी? यस। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आपको मालूम है एग्रीगेट सप्लाई हमारी नेशनल इनकम के बराबर है, तो मैंने यहां पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू डिमांड कितनी है, कंजम्पशन के लिए माल खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदेंगे, सरकार भी खरीदेगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे माइनस हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे माइनस हम इंपोर्ट करेंगे। आप मुझे जल्दी से बताइए कि मैंने यहां पे नेशनल इनकम का फॉर्मूला लिख दिया, y इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स प्लस गवर्नमेंट परचेजेस प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जल्दी से मुझे बताइए कि ये जो मैंने यहां पे इक्वेशन लिखी है, इज इट फाइन और नॉट? क्या ये बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई गलती है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। यस मेरे बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ इसमें कोई गलती है क्या? आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? मैंने ऊपर भी यही लिखी थी, अब नीचे भी वही लिख रहा हूं। यस यस, चलो बहुत बढ़िया। हर्ष ने और दीक्षा ने मुझे बता दिया सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे चल सकते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं यहां पर इससे पहले कि मैं आगे कोई फॉर्मूला लिखूं, मैं आपके साथ में कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पे सबसे पहली बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं कंजम्पशन को। आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा कंजम्पशन A प्लस बी वाई डी है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा कंजम्पशन A प्लस बी वाई डी है? मतलब A ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये तो रुक नहीं सकता। B मेरी डिस्पोजेबल इनकम को खर्च करने की आदत, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और YD मतलब मेरी डिस्पोजेबल इनकम। लिख सकता हूं? यस। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे खोल के ऐसा लिख दूं, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी। अब मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? सर जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप फिक्स्ड वाला टैक्स दोगे, फिर आप उसमें से वेरिएबल वाला टैक्स दोगे, प्लस आपको गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है, वैसे गवर्नमेंट से भी ट्रांसफर पेमेंट मिलेगा, और अब यहां पे फॉरेन सेक्टर आ गया तो विदेशों से भी ट्रांसफर पेमेंट मिलेगा। तो जो भी ट्रांसफर पेमेंट आपको गवर्नमेंट से मिला है या विदेशों से मिला है, वो ट्रांसफर पेमेंट भी यहां पर आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं कंजम्पशन की जगह ये लिख दूं कि कंजम्पशन का मतलब है A प्लस बी, और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है इनकम में से पहले फिक्स्ड वाला टैक्स दो, वेरिएबल वाला टैक्स दो, और ट्रांसफर पेमेंट जोड़ लो। आकर्ष बोल रहा है सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बेटा, आपको पता है इन्वेस्टमेंट ये कांस्टेंट है, ये हमारी इनकम पे निर्भर नहीं करता, ये तो बिजनेसमैन के प्लान पे निर्भर करता है। नंबर 2, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी फिक्स तो नहीं होता,
लेकिन क्योंकि वो सरकार के प्लान पे डिपेंड करता है, वो आम आदमी की इनकम पे डिपेंड नहीं करता बेटा, इसलिए अपन इसको भी क्या मानते हैं, कांस्टेंट। एक बात को सुनना, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट बदल सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्योंकि इनकम के ऊपर आधारित नहीं है, उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसे कांस्टेंट मानते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्योंकि इनकम के बेसिस पर नहीं होता, सरकार के अपने प्लान्स होते हैं, सरकार अपने प्लान के हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर करती है, वो आम आदमी की इनकम पे निर्भर नहीं करता, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आम आदमी की इनकम पे निर्भर नहीं करता, इसलिए बेटा उसे भी यहां पर अपन लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अब सोच के जवाब देना बेटा जी, एक्सपोर्ट, सोच विचार के जवाब देना मेरी बात का, सोच विचार के जवाब देना, मुझे जल्दी नहीं है इस बात की। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत जोरदार है। ये बताओ कि क्या एक्सपोर्ट जो है वो क्या इनकम पे आधारित है या नहीं है, सोच के बताओ। एक्सपोर्ट का इनकम से संबंध है क्या, मतलब ऐसा होता है क्या कि इनकम बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो एक्सपोर्ट भी घटेगा, क्या एक्सपोर्ट इनकम से कनेक्टेड है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। यस मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे नन्हे मुन्नो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से मुझे जवाब दो कि क्या एक्सपोर्ट इनकम से रिलेटेड है या नहीं है। दीक्षा का जवाब आ गया नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है, दीक्षा का जवाब है नहीं है। अच्छा, आकर्ष का जवाब है नहीं है। अरे वाह यार, बड़ी मजेदार बात है, दीक्षा भी बोल रही है नहीं है, आकर्ष भी बोल रहा है नहीं है। हाँ वैसे आज मैंने देखा था हर्ष, आज मैंने आते ही क्लास में एक चीज नोटिस की थी, पता है क्या, हाँ, कि अपने हर्ष बाबू ने क्लास में आते ही पता है क्या किया, क्लास में ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही गुड इवनिंग सर बाद में किया है, और अपने हर्ष बाबू ने गुड इवनिंग दीक्षा पहले किया है। देख रहे हो तुम, ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा होता है। मैंने आते ही नोटिस किया था कि हर्ष बाबू ने घुसते ही गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग सर, मतलब ऐसे। और क्या, हर्ष बाबू जरा ऊपर मैसेज को स्क्रॉल करके देखो, आपने घुसते ही क्लास में आते ही सबसे पहले क्या, गुड इवनिंग दीक्षा, और फिर मुझे क्या, गुड इवनिंग सर। मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, टोन भी ऐसा ही होगा। हाँ दीक्षा बोले क्या सर आप भी चलो अब जल्दी से मुझे बताऊं, अब यहां पे बड़ी जोरदार बात बोली, अब मैं तुम्हें बहुत मजेदार बात बताता हूं। हाँ मतलब हाय, अरे एक ही बात है, तुमने पहले दीक्षा को हाय बोला, उसके बाद में तुमने बोला हाँ चलो सर को भी बोल देते हैं गुड इवनिंग, और क्या। चलो अब मेरी बात को सुनो, मैं बहुत जोरदार बात बोलने वाला हूं और बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलूंगा, तुमको मजा आएगा, मतलब दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा कि सर बोलना क्या चाह रहे। एक्सपोर्ट इनकम पे आधारित है, लेकिन फिर भी मैं इसे इस एक्सपोर्ट को कांस्टेंट मान के चलूंगा। एक्सपोर्ट इनकम पे आधारित है, लेकिन मैं इसे कांस्टेंट मान के चलूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट इनकम पे आधारित है, लेकिन हमारे देश की इनकम पे आधारित नहीं है, ये किसी दूसरे देश की इनकम पे आधारित है। इसलिए क्योंकि ये दूसरे देश की इनकम पे आधारित है, और यहां Y जो मैं लिख रहा हूं ये मेरे देश की इनकम है, तो मेरे देश की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, कांस्टेंट। अब जरा समझो, एक बात मुझे बताओ, भारत में, हाँ अब यहां पे बोल रहे सर एज इनकम विल राइज, नहीं 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 नहीं, प्लीज सुनो मेरी बात को। जब किसी विदेशी की इनकम बढ़ेगी ना, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उससे हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन बात को समझो, मेन रीजन कहां से आ रहा है, डिमांड कहां से आ रही है, ये कौन सी इनकम है जिसके बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो समझो किसी विदेशी की इनकम बढ़ रही है, तब वो भारत से माल इंपोर्ट कर रहा है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो किसी विदेशी की इनकम पे डिपेंडेंट है, मतलब वो किसी दूसरे देश की नेशनल इनकम पे आधारित है, वो हमारे देश की नेशनल इनकम पे आधारित नहीं है। इसलिए बेटा यहां पर हम लोग एक्सपोर्ट को हमेशा क्या मानते हैं, कांस्टेंट। हाँ
यस, बिल्कुल, हर्ष ने एकदम परफेक्ट जवाब दिया है। हर्ष ने बोला सर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इनकम पे आधारित तो है, लेकिन वो किसकी इनकम पे आधारित है? वो किसी विदेशी की इनकम पे आधारित है। इसलिए हमारी इनकम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये हमारी इनकम के नजरिए से कांस्टेंट है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो भी हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? एक बात सोच 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 सोच, दिमाग लगाओ। मान लो जैसे जैसे मैकडी का बर्गर भारत में बिकता है, वैसे मान लो हमारे एक लल्लू राम हलवाई है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे मैकडी का बर्गर भारत में बिकता है, ठीक है, हमारे वैसे ही एक लल्लू राम हलवाई है, और ये जो हमारे लल्लू राम हलवाई है, ये बनाते हैं वड़ा पाव, और ये वड़ा पाव बेचते हैं अमेरिका में। ये वड़ा पाव बेचते हैं अमेरिका में। अब दिमाग लगा, अब दिमाग लगा, इंडियन की इनकम बढ़ेगी ना, बर्गर की सेल बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन अगर किसी अमेरिकन की इनकम बढ़ेगी तो हमारे वड़ा पाव की सेल बढ़ेगी। पॉइंट समझो, हमारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो किसी दूसरे देश का आदमी अगर ज्यादा कमाएगा तो वो ज्यादा हमारे रेस्टोरेंट में आएगा, वो ज्यादा वड़ा पाव खाएगा, हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो एक बात को समझना, हमारा एक्सपोर्ट दूसरे देश की इनकम पे आधारित है। हमारा एक्सपोर्ट दूसरे देश की इनकम पे आधारित है। तो अगर भारत की इनकम के आधार पे देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि भारत की इनकम बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। नहीं, भारत की इनकम बढ़ रही है पर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हां, अब आया, हर्ष ने एकदम मजेदार पॉइंट पकड़ लिया। इसका मतलब सर एक बात बताओ सर, अगर मान लो सर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो पहले आप बच्चों को एक महीने में एक बार मैकडी लेके जाते थे, लेकिन अब आपकी इनकम बढ़ गई है सर, इकोनॉमिक्स के बैच में बच्चे भर गए हैं सर, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, तो सर अब आप बच्चों को मैकडी लेके जाओगे महीने में 5 बार। तो पहले मैं महीने में एक बार मैकडी लेके जाता था क्योंकि मैं गरीब था, लेकिन अब मैं बच्चों को मैकडी 5 बार लेकर के जाता हूं क्योंकि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, एक इंडियन की कमाई बढ़ने से इंपोर्ट बढ़ेगा या एक्सपोर्ट बढ़ेगा? सोच के बताओ। हां, तो आप एक बात ध्यान रखना, जैसे मेरा इंपोर्ट मेरी इनकम पे आधारित है, वैसे ही किसी दूसरे भारत के बाहर किसी विदेशी का इंपोर्ट उसकी इनकम पे आधारित है, मेरी इनकम पे आधारित नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, और यहां पे हर्ष बोल रहे हैं सर आप तो हमें एक भी बार लेके नहीं गए मैकडी। अरे बेटा तुमने ऐसी कैसी बात कर दी, ये लो बेटा, अभी रुको, अभी तुम्हें बर्गर भेज देता हूं, तुमने ऐसा मन में मत रखो, जस्ट वेट अ मोमेंट, जस्ट वेट अ मोमेंट, अभी तुम्हें बर्गर खिला देते हैं, इसमें क्या बात है, ये लो। बच्चा नाराज हो रहा है, बोल रहा है सर आप हमको एक बार भी मैकडी का बर्गर नहीं खिलाया, ये ले बेटा, ये मैकडी का बर्गर आ गया तुम्हारे पास। हाँ, मन में नहीं रखना कोई भी बात, रवि सर सारी बातें पूरी करेंगे तुम्हारे मन की, ठीक है, जो तुम्हारे मन में आएगा सब देंगे, ठीक है। अब तुमने बोला बर्गर खाना, ये लो बर्गर, देखो ऐसे होता है ठीक है बेटा, ऑनलाइन क्लास में तो बर्गर भी ऑनलाइन ही आएगा, ठीक है, आ जाओ। अब दीक्षा देखो, दीक्षा बोल रही है खा लो हर्ष, बर्गर आ गया है, खा लो चलो ओके गाइस, अब मेरी बात को फटाफट से सुनेंगे, ठीक है ना? ओके, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इमोजीज गायब कैसे होंगे, पर ठीक है। ओके, दीक्षा बोल रही है सर आप चिढ़ा रहे हो मुझे। अच्छा ठीक है भाई, अब नहीं चिढ़ाऊंगा। अब सुनो मेरी बात को, मेरे बच्चों मुझे जल्दी से ये बताओ, मैंने एक्सपोर्ट को कांस्टेंट क्यों माना? क्योंकि ये किसी विदेशी की इनकम के साथ वेरी करेगा, हमारी इनकम के साथ में वेरी नहीं करेगा। हाँ दीक्षा, अब नहीं परेशान करूंगा, अब आ जाओ मेरे साथ में, फटाफट से सुनो। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब बात करते हैं इंपोर्ट की, और सोच के बताओ कि क्या हमारे देश का इंपोर्ट हमारी नेशनल इनकम पे आधारित है या नहीं है? आराम से बताओ। आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी मैंने बोला किसी अमेरिकन की इनकम बढ़ेगी तो हमारा वड़ा पाव का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैकडी का बर्गर की सेल भारत में नहीं बढ़ेगी क्योंकि इनकम किसी विदेशी अमेरिकन की बढ़ी है, हमारी थोड़ी बढ़ी है। अरे यार एक बात बताओ, अमेरिका में बैठा हुआ जो बाइडन जो है उसकी इनकम बढ़ गई, ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है वो भारत से इंपोर्ट ज्यादा कर पाएगा। मेरी इनकम तो बढ़ी नहीं, मेरे बच्चे तो अभी भी एक ही बार मैकडी जाएंगे, सिंपल बात है। अच्छा, अब यहां पर बोल रहा है, आकर्ष ने मुझे बोला यस सर, बिल्कुल आकर्ष बोल रहा है बिल्कुल सर, जो हमारा इंपोर्ट है वो हमारी इनकम के आधार पे वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? एक बात मुझे बताओ कि क्या कुछ ऐसा इंपोर्ट भारत करता है जिसका भारत की इनकम से संबंध नहीं है? सोच के जवाब दो। क्या भारत कोई ऐसी चीज का इंपोर्ट करता है जो भारत की इनकम पे आधारित नहीं है, मतलब उसका इनकम से कोई संबंध नहीं है, अगर इनकम जीरो भी हो जाए तो भी भारत को वो इंपोर्ट तो करना ही करना पड़ेगा? वर्णन बोल रहा है यस सर, बिल्कुल ऐसा है। क्या पेट्रोल इसका एग्जाम्पल है? पेट्रोलियम, अब आपको मालूम है भारत में पेट्रोलियम बहुत कम पैदा होता है। अब पेट्रोलियम कहां पे है? पेट्रोलियम कहां पैदा हो रहा है? सऊदी अरेबिया में। अब आपको मालूम है ये जो सऊदी अरेबिया अरेबियन कंट्रीज हैं, यहां से अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोलियम। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर भारत की इनकम गिर भी जाए, भारत की इनकम बढ़ भी जाए, गिर भी जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जितना पेट्रोलियम इंपोर्ट हो रहा है उतना पेट्रोलियम तो इंपोर्ट होगा ही होगा। नंबर 2, आप मुझे बताइए, क्या भारत जब हथियारों का इंपोर्ट करता है तो क्या हथियारों का इंपोर्ट हमारी सुरक्षा स्थिति को देखते हुए होता है कि इनकम को देखते हुए होता है? अब जैसे मान लो चाइना के साथ में हमारा डिस्टर्बेंस चल रहा है, अब चाइना के साथ में डिस्टर्बेंस चल रहा है तो भैया अपने को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने ही पड़ेंगे, भले इनकम ज्यादा हो या कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को हथियार खरीदने ही पड़ेंगे। तो कुछ इंपोर्ट ऐसा होता है जो कि इनकम से संबंधित नहीं होता, वो कहलाता है कांस्टेंट इंपोर्ट। और बेटा उस कांस्टेंट इंपोर्ट को या ऑटोनोमस इंपोर्ट को मैं डिनोट करूंगा एम बार से, एम बार से, ठीक है? यस, हर्ष ने बिल्कुल सही बात बोली है। अब सुनो, तो बेटा एम बार का मतलब हो गया वो इंपोर्ट जो कांस्टेंट है, जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, जिसका इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आते हैं बाकी का इंपोर्ट। एक बात मुझे बताओ कि क्या हम अपनी पूरी आमदनी इंपोर्ट पे खर्च करते हैं या हम अपनी आमदनी का एक हिस्सा इंपोर्ट पे खर्च करते होंगे? सही बात है। जैसे मेरी बात को सुनना, अगर मेरी इनकम 100 रुपए की, अगर मेरी इनकम 0 रुपए की है तो मेरा जो वेरिएबल इंपोर्ट है वो भी 0 है। अगर मेरी इनकम 100 रुपए हो गई तो ये जो वेरिएबल इंपोर्ट है ये मेरा 10 रुपए का होगा। अगर मेरी इनकम 200 रुपए हो गई तो मेरा ये जो वेरिएबल इंपोर्ट है, मतलब ये जो मेरा इच्छा से किया गया इंपोर्ट है, ये 20 रुपए का होगा। अगर मेरी इनकम 300 रुपए हो गई तो मेरा वेरिएबल इंपोर्ट कितना होगा? 30 रुपए का। इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि मेरी इनकम में अगर 100 रुपए का चेंज आता है तो मेरे वेरिएबल इंपोर्ट में 10 रुपए का चेंज आता है। मेरी इनकम में 100 रुपए का चेंज आया तो मेरे इंपोर्ट में 10 रुपए का चेंज आया। मेरी इनकम में अगर फिर से 100 रुपए का चेंज आया तो मेरे इंपोर्ट में 10 रुपए का चेंज आ रहा है। अब आप मुझे आराम से सोच विचार के समझकर आप लोग मुझे बताइए कि क्या यहां पर आपको मेरी कोई आदत नजर आ रही है क्या? क्या यहां पर आपको मेरी आदत नजर आ रही है क्या? और बेटा यहां पर मुझे मेरी एक आदत नजर आ रही है कि मैं अपनी इनकम का 10% इंपोर्ट पे खर्च करता हूं। मैं अपनी हर एक्स्ट्रा इनकम का 10% इंपोर्ट पे खर्च करता हूं। बेटा मैं अपनी इनकम का 10% इंपोर्ट पे खर्च करता हूं। और बेटा अगर मैं अपनी इनकम का 10% इंपोर्ट पे खर्च करता हूं तो इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। मतलब मेरी इंपोर्ट करने की आदत, मतलब मेरी इंपोर्ट करने की प्रोपोर्शनल आदत, इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। जैसे बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है हमारी खर्च करने की आदत, वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट होती है हमारी इंपोर्ट करने की आदत। और उसे हम लोग डिनोट करते हैं छोटे m से, उसे हम लोग डिनोट करते हैं छोटे m से।
एम वाई। अब देखो m का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मतलब आपकी इंपोर्ट करने की आदत, इनटू इनकम। अब मेरी इंपोर्ट करने की आदत क्या है? इनकम का 10%। तो y क्या है? इनकम, और उसका 10% मेरी इंपोर्ट करने की आदत है। तो मेरा इंपोर्ट कितना हो गया? एम वाई। एम का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। आ रही है बात समझ में बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर बाकी सब चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं, जो कल था वही आज है। बस आज दो चीजें नई जुड़ गई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट हमारी इनकम पे आधारित नहीं है, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। लेकिन इंपोर्ट हमारी आदत पे आधारित है। लेकिन इंपोर्ट भी दो तरह का होता है, एक ऑटोनोमस इंपोर्ट जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसका हमारी इनकम से संबंध नहीं है, और दूसरा वो इंपोर्ट या बोलते हैं इंड्यूस्ड इंपोर्ट, मतलब वो इंपोर्ट जो हमारी इनकम पे आधारित है। अब इनकम पे आधारित इंपोर्ट कैसे निकालेंगे? आपकी आदत के मुताबिक m इंटू वाई। व्हाट इज स्मॉल m? m का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ठीक है, और y का मतलब क्या है? इनकम। सही बात है। अब अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है, तो अब मैं यहां पे पूरा फॉर्मूला बिल्डअप करने जा रहा हूं। अब देखो, y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। कंजम्पशन इज a प्लस बी वाई डी। बी वाई डी मतलब b इंटू डिस्पोजेबल इनकम। हमारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? इनकम में से पहले हम लोग कांस्टेंट वाला टैक्स देंगे, फिर हम लोग वेरिएबल वाला टैक्स देंगे, और अपना ट्रांसफर पेमेंट जोड़ेंगे। तो ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम आ गई, उसका b%, ये हमारा खर्चा है। क्लियर है बात? अच्छा, प्लस बेटा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, झगड़े की बात नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, झगड़े की बात नहीं है। एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, झगड़े की बात नहीं है। लेकिन बेटा माइनस m इंपोर्ट, इंपोर्ट कांस्टेंट नहीं है बेटा। व्हाट इज इंपोर्ट? m बार, मतलब ऑटोनोमस इंपोर्ट, मतलब ये वो इंपोर्ट है जो इनकम पे आधारित नहीं है, ये तो होगा ही होगा। प्लस एम वाई। व्हाट इज एम वाई? एम का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मतलब मैं अपनी इनकम का कितना प्रतिशत इंपोर्ट पे खर्च करता हूं, दैट इज कॉल्ड एम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है, ये लो बेटा, बस ये फॉर्मूला बन गया आपका नेशनल इनकम का। ठीक है, तो ये आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला बन गया, जो आपके काम आने वाला है सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको सवालों को सॉल्व करने में ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। यस, ये सब बातें बाद में करेंगे मोहित, ये सारी जो जनरल बातें हैं ये बाद में देखेंगे, अभी पहले आप टॉपिक पर आ जाओ। अब आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि जो मैंने नेशनल इनकम कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया, ये जो फॉर्मूला यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा हुआ है? व्हाट इज इट? कंजम्पशन, आपको मालूम है कंजम्पशन का मतलब a प्लस बी वाई डी। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट होता है, कोई चक्कर नहीं, माइनस इंपोर्ट। और इंपोर्ट क्या है? एम बार प्लस एम वाई। एम बार मतलब ऑटोनोमस इंपोर्ट, प्लस एम वाई मतलब इंड्यूस्ड इंपोर्ट, मतलब वो इंपोर्ट जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हमारी इनकम के आधार पे कर रहे हैं। ठीक है, यस गाइस, मुझे जल्दी से बताओ, ये जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला लिखा, इज इट ओके और नॉट ओके? ठीक है, आप लिख लेना, ये फॉर्मूला किसका है? नेशनल इनकम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और आज के लिए आखिरी बात और लिख देते हैं, पॉइंट नंबर बी, मल्टीप्लायर। बेटा एक बात ध्यान रखना, मल्टीप्लायर का मतलब है
अगर किसी भी कांस्टेंट चीज में परिवर्तन हुआ, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लायर का मतलब है अगर किसी भी कांस्टेंट चीज में परिवर्तन हुआ तो उसका कितना गुना परिवर्तन नेशनल इनकम के अंदर होगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वही जो कल लिखा था। कल हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो लिखा था, याद करो क्या था, 1/1 माइनस बी, लेकिन बी अपन कौन सा लेते हैं, 1 माइनस वेरिएबल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1 माइनस बी, लेकिन बी कौन सा, आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में इतना सा परिवर्तन होगा कि यहां पर आगे स्मॉल एम आ जाएगा। स्मॉल एम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट यहां पर और आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला कल था, मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला कल था वही फॉर्मूला आज भी है, लेकिन बेटा अब मल्टीप्लायर के फॉर्मूला में प्लस एम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी आएगा। ठीक है, अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला कैसे बना, बेटा ये इसी का डेरिवेशन है, ये इसी का डेरिवेशन है, पर इतना बड़ा डेरिवेशन मतलब पोन पेज का डेरिवेशन अपन पूरा लिखें उसका कोई फायदा ही नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। इसी फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, यस। अब मुझे जल्दी से बताओ, आज मैंने आप लोगों को 4 सेक्टर मॉडल के बारे में समझाया। 4 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है मैंने वो आपको बता दिया। नंबर 2, मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम कहां पर होगा मैंने उसके बारे में आपको समझा दिया, और मैंने इस इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करके मैंने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना दिया, और मैंने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी बना दिया। ठीक है, यस। तो यहां पर ये वाली बात मैंने आपको बताई। अब भैया आज वैसे तो ये चैप्टर मुझे फिनिश कर देना था, लेकिन अब मेरा क्वेश्चंस का डिस्कशन बाकी रह गया। बाकी तो मैंने सारा कर दिया, पर क्वेश्चंस का डिस्कशन मेरा बाकी रह गया है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है ये मुझे कल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, एक बार इस फॉर्मूला को दोबारा लिख करके देखना खुद से कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला खुद अपने दिमाग से बना के लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। ठीक है, कल की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, और क्वेश्चन कंप्लीट करवाने के बाद में मैं इसकी समरी भी आपको लिखवाऊंगा। मतलब अब आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग एक छोटी सी समरी मेरे साथ में लिखेंगे, और वो जो समरी मैं कल आप लोगों को लिखवाऊंगा उसी में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को समरी लिखवाऊंगा और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पेज भी नहीं होगा, मतलब एक पेज से भी कम जगह में लिखवाऊंगा, और उस एक पेज से कम जगह में पूरा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यस, हाँ बिल्कुल, कल वाली क्लास भी यूट्यूब पर ही है। ठीक है, तो कल वाली भी यूट्यूब पर है, लास्ट क्लास है, उसके बाद में फिर हम लोग अपनी सिक्योर्ड ऐप पर चले जाएंगे। ठीक है, हाँ सब अपडेटेड है, एवरीथिंग इज अपडेटेड। अगर आपको मतलब वो डाउनलोड कैसे करना है या वो सब प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात कर लेना कॉल पे। ठीक है, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, बाय बाय। मिलते हैं अपन लोग कल की क्लास में। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर देना। बाय बाय।